हेलो स्टूडेंट, बेटा लास्ट पे हम लोगों ने अपने चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें लास्ट में हम लोगों ने फार्मूला रिवाइज किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। डाइपोल को अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखें तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा, वर्क डन उसको रोटेट कराने में कितना होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और उसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं टॉर्क पर। देखिए, ये किसी डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके प्लस क्यू चार्ज पर फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, माइनस क्यू चार्ज पर फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये दोनों फोर्स सेंटर के अबाउट उसको टॉर्क देंगे। टॉर्क की वैल्यू होती है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके नेट टॉर्क की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो पीई साइन थीटा के इक्वल आ जाती है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। और क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में इसका फॉर्मूला होता है टॉर्क, वेक्टर टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ठीक है। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल। डाइपोल को फील्ड में थीटा वन से थीटा टू डिग्री रोटेट कराने में कितना वर्क डन होगा। तो फील्ड से इसका एंगल है थीटा वन से थीटा टू रोटेशन। तो देखिए, स्मॉल वर्क डन की वैल्यू टाउ डी थीटा के इक्वल होगी। इसी को इंटीग्रेट कर देंगे हम थीटा वन से थीटा टू तक। और टॉर्क की वैल्यू रख देंगे जो पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो पीई तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। और इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा बन जाएगा माइनस कॉस थीटा। और फिर इसमें लिमिट पुट अप करेंगे तो फॉर्मूला डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू ये निकल के आता है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि थीटा वन से थीटा टू अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाए तो वर्क डन की वैल्यू होती है पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ये है कि अगर डाइपोल को फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर पोजीशन से, इस पोजीशन पे डाइपोल रखा हुआ है माइनस क्यू प्लस क्यू, इस पोजीशन से किसी जनरल पोजीशन तक रोटेट कराने में, जनरल थीटा एंगल तक रोटेट कराने में जो वर्क डन होता है वो वर्क डन उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो यू थीटा यानी थीटा डिग्री पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो वर्क डन 90 टू थीटा, यानी कि डाइपोल को 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक लाने में जो वर्क डन होगा उसी के इक्वल होगी। तो वर्क डन के फॉर्मूले में ही इसी वैल्यू को पुटअप कर देना है। थीटा के वन की वैल्यू हो जाएगी 90 और थीटा टू की वैल्यू हो जाएगी थीटा। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है यू इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। कॉस 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, यू इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। और डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में यही वैल्यू माइनस पी डॉट ई के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को एक स्मॉल एंगल थीटा घुमा करके छोड़ दिया जाए तो ये मिड पॉइंट के अबाउट ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। ठीक है, ये इस तरीके से ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। उसके ऑसिलेट का टाइम पीरियड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, जब हम इसको थीटा डिग्री ऊपर ले जाकर छोड़ेंगे तो जो टॉर्क है वो रीस्टोरिंग होगा, उसको वापस मीन पोजीशन की तरफ लाएगा। तो वैल्यू हो जाएगी माइनस पी साइन थीटा। अब यहाँ पर थीटा बहुत स्मॉल होगा तो साइन थीटा को हम थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। तो टॉर्क रीस्टोरिंग की वैल्यू हो जाएगी माइनस पी ई थीटा। टॉर्क को लिख सकते हैं आई अल्फा के इक्वल, तो आई अल्फा इक्वल टू माइनस पी ई थीटा। सो अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस पी ई अपॉन आई इंटू थीटा। अब इसको हम अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा की जो एस एच एम की एंगुलर इक्वेशन होती है, एंगुलर एस एच एम की इक्वेशन, उससे कंपेयर कर देंगे तो ओमेगा की वैल्यू निकल के आ जाएगी अंडर रूट पी ई बाई आई। तो टॉर्क, सॉरी, टाइम पीरियड हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा से 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पीई। आई यहाँ पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो सेंटर यानी कि मिड पॉइंट के अबाउट होगा। इस डाइपोल को हम एक रॉड की तरह कंसीडर कर सकते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू हम एम एल स्क्वायर बाई 12 भी पुटअप कर सकते हैं। पी की वैल्यू जो है वो डाइपोल मोमेंट की है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इस तरीके से हम इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? जो टोटल लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं जो किसी एरिया से पास करती हैं उसी को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है ई डॉट डी ए, यानी कि फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। मीन्स ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। यहाँ ई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, ए एरिया है, और थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है। एरिया वेक्टर देखिए कैसे कंसीडर करते हैं, ध्यान रखिएगा। जो प्लेन होता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होती है उस पे एरिया वेक्टर कंसीडर किया जाता है।
तो फील्ड की डायरेक्शन से अगर ये थीटा का एंगल बना रहा है तो हम इसका फ्लक्स इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब दो इंपॉर्टेंट बातें इसमें है। देखिए, अगर किसी बॉडी से फ्लक्स बाहर निकल रहा है यानी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है तो वो आउट वाला फ्लक्स पॉजिटिव फ्लक्स कहलाता है। क्योंकि देखिए, याद रखिएगा हमेशा की जो क्लोज्ड बॉडी होती है उसमें जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा आउटसाइड कंसीडर किया जाता है। तो एरिया वेक्टर आउटसाइड, फील्ड भी आउटसाइड, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो आउटवर्ड वाला फ्लक्स जो है पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से अगर कोई क्लोज बॉडी है और उसमें फील्ड लाइंस इन हो रही है तो ई तो इन हो गया, लेकिन एरिया वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर आउटसाइड होगा, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। तो इस वजह से जो इन वाला फ्लक्स होता है वो नेगेटिव होता है। देखिए, यहाँ पर एक क्लोज्ड बॉडी है एक सिलेंडर के फॉर्म में जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है। तो इसमें देखिए, जो इस वाले सरफेस से फ्लक्स इन हो रहा है उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ई इंटू डी ए। ठीक है, क्योंकि फील्ड वेक्टर जो है वो इधर राइट साइड में होगा और एरिया वेक्टर लेफ्ट साइड में होगा, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो माइनस ई पाई आर स्क्वायर, ये फ्लक्स इन की वैल्यू होगी। उसी तरीके से जो इधर वाला सरफेस है सर्कुलर सरफेस, इससे फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा, तो एरिया वेक्टर आउटसाइड, फील्ड वेक्टर भी आउटसाइड, तो फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी ई इंटू पाई आर स्क्वायर से। और जो कर्व्ड वाला सरफेस है, ये कर्व्ड वाला सरफेस जो आपको दिखाई दे रहा है, इस कर्व्ड वाले सरफेस को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर कर्व वाले सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, इस तरीके से डी एरिया वेक्टर। और फील्ड जो है वो सरफेस के अलोंग होगी, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इससे पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स हो जाएगा जीरो। ठीक है, इससे पास होने वाला जो फ्लक्स होगा उस फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी जीरो। ठीक है, ये भाई समझ में आया सबको? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दैट इज गॉस लॉ। गॉस लॉ में गॉस ने ये बताया था कि कोई भी अगर क्लोज्ड बॉडी है और उसके अंदर कोई क्यू का चार्ज रखा हुआ है तो इस क्लोज्ड बॉडी से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू क्लोज्ड इंटीग्रेशन सर्किल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। क्यू इन मतलब उस क्लोज सरफेस के अंदर का जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, ये केवल गॉस लॉ है। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो इसके कुछ एप्लीकेशन है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। अगर लाइन चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो इसके लिए एक गॉसियन सरफेस हम यहाँ बनाते हैं जो कि सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगा, क्योंकि लीनियर वायर है। तो मान लिया कि लैम्डा की चार्ज डेंसिटी का एक वायर है और इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर ये एक गॉसियन सरफेस है जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो गॉसियन सरफेस के अंदर हम लगाएंगे वही गॉस लॉ। तो ई डॉट एरिया की वैल्यू, एरिया देखो, इस सिलेंडर का सरफेस एरिया रखेंगे तो सिलेंडर का सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एल के इक्वल हो जाएगा। और इसके अंदर का जो चार्ज होगा, इसके अंदर का जो चार्ज, तो लैम्डा चार्ज डेंसिटी इसकी दे ही रखी है। लैम्डा चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इतनी लेंथ का चार्ज कितना होगा, तो इसी लेंथ से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो इन साइड का चार्ज होगा वो लैम्डा इंटू एल के इक्वल आ जाएगा। तो इन साइड का चार्ज ये हो गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ जाएगा, ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा लीनियर चार्ज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर और शेल। ये एक सॉलिड चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, या शेल भी हो सकती है, दोनों का केस सेम होगा। क्योंकि इसमें जब भी हम अंदर चार्ज देंगे वो पूरा पूरा कहाँ चला आएगा, सरफेस पर आउटसाइड आ जाएगा, चाहे सॉलिड स्फीयर हो चाहे हॉलो स्फीयर, दोनों कंडीशन सेम होंगी। तो दोनों कंडीशन में फील्ड भी सेम मिलेगी। तो पहले तो निकाल रहे हैं आउटसाइड। जब आउटसाइड वाले किसी सरफेस पर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, वहां पर गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे ये। तो सर्कुलर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पर आएगा और फॉर्मूला यूज करेंगे ई इंटू सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू क्यू इन की वैल्यू क्यू हो जाएगी, जो अंदर ये वाला चार्ज होगा वो क्यू के बराबर होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ई आउट की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर सेंटर से लेकर उस पॉइंट की डिस्टेंस है जहां पर हम फील्ड निकाल रहे हैं। अब देखिए, इसी को ही हम सिग्मा के टर्म में भी लिख सकते हैं, जहां पर सिग्मा जो है वो इसके सरफेस की चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। उसके टर्म में ये वैल्यू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से जब हम सरफेस पर निकालते हैं
तो E इंटू 4 पाई कैपिटल R² इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से सरफेस पर फील्ड की वैल्यू मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R²। इसको हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की इक्वल भी लिख सकते हैं। इन साइड किसी पॉइंट पर अगर हम फील्ड निकालते हैं तो इन साइड जो चार्ज की वैल्यू होगी, वो जब गॉसियन सरफेस हम बनाएंगे तो उसके अंदर का जो चार्ज होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा चार्ज तो सरफेस के ऊपर है। तो इन साइड चार्ज अगर जीरो है तो फील्ड की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड वॉल्यूम चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब हमारे पास एक ऐसा स्फीयर है जो नॉन कंडक्टिंग है, तो इसमें हम जहां पर भी चार्ज देंगे अंदर उस पर रुका रहेगा चार्ज। तो पूरे वॉल्यूम में हमने इसमें चार्ज दे रखा है। अब आउटसाइड फील्ड निकालेंगे, सरफेस पर निकालेंगे और इनसाइड किसी पॉइंट पर निकालेंगे। तो देखो आउटसाइड पर जब निकालते हैं तो फिर से गॉसियन सरफेस बनाएंगे आउटसाइड के लिए। तो E इंटू 4 पाई R² क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आउटसाइड फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन स्मॉल R², जहाँ स्मॉल r जो है वो सेंटर से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस है। इसको अगर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखें, मान लें इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, तो रो कैपिटल R³ अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल R², इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से सरफेस के लिए अगर हम फील्ड निकालेंगे तो फिर से गॉसियन सरफेस बनाएंगे सरफेस के लिए। तो सरफेस के लिए गॉसियन सरफेस के लिए E इंटू 4 पाई कैपिटल R² हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस पर फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल R², बेटा। ठीक। तो ये देखो, ये दोनों जो फील्ड है ना, ये ऊपर की ही तरीके से मिलेंगी। ठीक है, जब चार्ज डेंसिटी के टर्म में हम निकालेंगे तो वैल्यू अलग हो जाएगी, लेकिन जो हम लोगों ने शेल के केस में ऊपर फील्ड निकाली थी क्यू चार्ज के फॉर्म में, वो वैल्यू सेम मिलेगी। ठीक है। अब इन साइड जब हम फील्ड निकालेंगे तो वहां तो इन साइड जीरो हो जाती थी, लेकिन यहाँ इन साइड जीरो नहीं होगी, क्योंकि इन साइड जब हम फील्ड निकालेंगे और गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो यहाँ पर इतना जो सरफेस है स्फेरिकल सरफेस, उसके अंदर चार्ज होगा। तो ये क्यू इन चार्ज की वैल्यू हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चार्ज डेंसिटी इंटू 4 पाई x³ ठीक है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ये यूनिट वॉल्यूम का चार्ज है। तो इतने वॉल्यूम का चार्ज कितना होगा, इतने वॉल्यूम से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही काम किया यहाँ पर। तो देखो चार्ज की वैल्यू आ गई इन साइड वाले कैपिटल Q x³ अपॉन R³, जहां x जो है वो सेंटर से वो डिस्टेंस है जहां पर हम फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। वैल्यू पुटअप करेंगे तो E इंटू 4 पाई x² इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन की वैल्यू ये हमने पुटअप कर दी, Q x³ अपॉन R³ के इक्वल, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सॉल्व किया बेटा, तो ये आया E इन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन R³। तो Q के टर्म में ये वैल्यू हो जाएगी, और डेंसिटी के टर्म में, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन। ठीक है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा इसको जरूर, और डेंसिटी के टर्म में भी इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, यानी कि लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज है जिसकी चार्ज डेंसिटी हमें सिग्मा दे रखी है। अब इसकी वजह से फील्ड कितनी होगी, तो इधर और उधर जब हम फील्ड निकालेंगे तो फिर से एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो देखो ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पर बनता है दोनों तरफ के लिए, इसके बीच में इतना चार्ज आ जाएगा। तो अब इससे पास होने वाला फ्लक्स निकालेंगे, तो एक फ्लक्स तो इधर से पास हो रहा होगा, एक फ्लक्स इधर से पास होगा, और कर्व वाले सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा। तो E इंटू डी ए ये वैल्यू सिग्मा DA अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगी। ये क्यू इन वाला चार्ज, मतलब इतना जो चार्ज होगा वो चार्ज की वैल्यू है। तो इतने चार्ज का एरिया हमने DA कंसीडर कर लिया है, और चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो सिग्मा इंटू DA ये क्यू इन की वैल्यू हो जाएगी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुटअप कर दी इनको, ये 2 टाइम्स E DA के इक्वल हो जाएगा, DA कैंसिल। तो फाइनल वैल्यू हमको मिलेगी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, थिन शीट ऑफ चार्ज, उसकी वजह से जो फील्ड होती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। अगर पॉजिटिवली चार्ज शीट है तो फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द शीट होगी, और अगर निगेटिवली चार्ज शीट है इस तरीके से तो फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द शीट होगी। ठीक है, क्योंकि निगेटिव चार्ज की वजह से जब फील्ड निकालते हैं तो टुवर्ड्स द चार्ज होती है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जब हम फील्ड निकालते हैं तो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए ये थिक शीट ऑफ चार्ज है, तो इसकी वजह से जो फील्ड होगी, तो अब इसमें ध्यान से देखिए, इसमें दो दो सरफेस हो जाएंगे। एक जो इधर का सरफेस हमको दिखाई दे रहा है, ऐसे ही एक सरफेस उधर साइड का भी बन रहा होगा पूरा, ये वाला सरफेस। ठीक है, तो उस सरफेस पर भी यही चार्ज होगा,
तो अब यहाँ पर जब हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे बेटा, तो दो दो सरफेस इन साइड मिलने लगेंगे, जहां पर हमें क्यू इन दो जगह चार्ज मिलेगा। तो जो क्यू इन दो जगह चार्ज मिलेगा, उसकी वैल्यू भी डबल हो जाएगी। तो यहां से जब हम फील्ड की वैल्यू निकालते हैं, तो यही सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आती है। तो अगर थिक शीट है तो आपको ध्यान रखना है कि फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, मतलब इसकी डबल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डबल सरफेस है ना, इधर और उधर। तो फील्ड की वैल्यू भी डबल हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिवली चार्ज शीट है तो अवे फ्रॉम द शीट हो जाएगी वैल्यू, और अगर निगेटिवली चार्ज शीट है तो टुवर्ड्स दिस शीट फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है। ओके बेटा, तो बेटा ये हम लोगों का कंप्लीट हुआ चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ओके बेटा, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।